जी, तो मैं यश गायकवाड़ आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे लर्न विद यश जी, जहाँ हम कवर कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं या आप क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट हैं जो अपनी एकेडमिक जर्नी में एक एज चाहते हैं अपने दोस्तों से, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रह सके। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था। हमने इसे समझने की कोशिश की मेजरली इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल ब्रेकडाउन, और हमें ये चीज समझ में आई कि हमारे पास जो सेक्टर्स थे वो कुछ खासा परफॉर्म कर नहीं रहे थे। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एक मेजर डोमिनेंट प्लेयर था, जिसमें एक मेजोरिटी पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी उस समय भी और आज भी। बट एग्रीकल्चरल आउटपुट उतना ज्यादा बेहतर था नहीं। क्यों? क्योंकि किसानी या जो हम कहते हैं एग्रीकल्चर, वो मॉडर्नाइज हो नहीं पाया था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। दूसरी चीज हमने देखी कि सर्विस सेक्टर था, बट अगेन सर्विस सेक्टर वाज वेरी लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन दैट कुड सीक एम्प्लॉयमेंट थ्रू इट। और हमने तीसरी चीज देखी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हो ही नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि द ब्रिटिशर्स वर लिटरली क्रशिंग द थम्स ऑफ इंडियन आर्टिजन्स एंड इंडियाज इंडस्ट्रीज, ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्री फ्लरिश हो पाए। क्यों? क्योंकि वो इंडिया से लेके जाते थे सारा रॉ मटेरियल सस्ते में, और उन्हें मैन्युफैक्चर करते थे इन ब्रिटेन, और वहां से महंगे इंपोर्टेड गुड्स लाके इंडियन मार्केट में डंप कर रहे थे, जिसके कारण डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो था उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं बचता था या उसका सामान कोई खरीदना नहीं चाहता था, जिसके कारण इंडिया में इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं हो पाई। और हमने आखिरी में ये भी देखा कि कैसे वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एस रेलवेज जो लाए गए थे, दैट वाज ओनली टू फोस्टर कमर्शियल फार्मिंग या टू बूस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश, एंड नॉट फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक इन इंडिया। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990, कि आने वाले सालों में, दैट इज बिटवीन 1950 टू 1990, इंडियन इकोनॉमी की दशा क्या रही, हमने क्या स्टेप्स लिए और हम कैसे इवॉल्व हुए। तो इस चैप्टर में हम समझते हैं उसकी। भाई सबसे पहले हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का एक मेजर रीजन होता है कि एक सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को कैसे एम्प्लॉय करती है और उन्हें कैसे यूटिलाइज करती है, हम वो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है कि एक सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करे, क्या उसके लिए भी कोई सिस्टम होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, उसके लिए भी एक सिस्टम होगा, और उस सिस्टम को हम नाम देते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो आइए समझते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहली चीज हम समझ रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो एन इकोनॉमिक सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क दैट अ सोसाइटी यूजेस टू ऑर्गेनाइज इट्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसा सिस्टम है जिससे सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि उसके यहाँ जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनने वाले हैं वो प्रोड्यूस कैसे होंगे, किस तरीके से, किस मैकेनिज्म से, लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोड्यूस होंगे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, वो हाउस होल्ड के पास जाएंगे, हाई इनकम ग्रुप्स के पास कितने जाएंगे, मिडिल इनकम ग्रुप्स के पास कितने जाएंगे, लोअर इनकम ग्रुप्स के पास कैसे जाएंगे, और फाइनली उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कौन करने वाला, वो चीज़ डिटरमाइन करते हैं थ्रू इकोनॉमिक सिस्टम विल डिटरमाइन हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड हाउ दे आर कंज्यूम्ड इन एन इकोनॉमी बेसिकली। तो हम समझते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स होते कैसे हैं। कुछ इकोनॉमिक सिस्टम्स हो सकते हैं ट्रेडिशनल, जो कि सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, जैसे कि आप एग्रीकल्चर के केस में देखेंगे। बट जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हमें यहाँ पे समझने हैं वो है मेजरली दो प्रकार के, और एक तीसरा डेरिवेटिव। तो इकोनॉमिक सिस्टम कौन-कौन से हैं जो हमें समझने हैं पहले, वो है आपका सोशलिज्म, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है सोशलिज्म, कि जिसमें हम पब्लिक एट लार्ज का भला चाहेंगे। और दूसरा है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जिसमें मैं खुद का भला चाहूँगा, प्रॉफिट्स चाहूँगा। तो हम समझना चालू करते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में, और ये जानते हैं कि इंडिया ने अपनी आज़ादी के बाद कौन-सा सिस्टम अपनाया? क्या वो एक कैपिटलिस्टिक कंट्री बनी या वो एक सोशलिस्टिक कंट्री बनी? तो अब सबसे पहले समझते हैं कि एक सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अ सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर इज़ डिफाइंड एज़ नथिंग बट अ सिस्टम और अ स्ट्रक्चर वेयर द राइट्स टू प्रोड्यूस अ गुड एंड सर्विसेज आर कंट्रोल्ड
बाय द स्टेट, स्टेट यानी कौन, गवर्नमेंट और पब्लिक, एंड इट एम्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, कि भाई जितने भी आपके प्रोडक्शन रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, और गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का भला हो, लोगों का फायदा हो। तो इनकम इनइक्वालिटी है कि जो अमीर अमीर है और जो गरीब गरीब है, उनके बीच की दूरी कम होती जाए। ये जो लोग बहुत गरीब हैं इनकी गरीबी मिटाई जाए, इन्हें पॉवर्टी से एलिवेट करके लाया जा सके, वो चीज होती है सोशलिज्म में। अब सोशलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सोशलिज्म का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप यानी क्या, कि जितने गुड्स है वो कोई इंडिविजुअल, यानी कि मैं चाहूँ कि ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा घर है, ये मेरे रिसोर्सेज है, वो चीज नहीं चलेगी सोशलिज्म में। सोशलिज्म में क्या होता है कि जितने भी गुड्स है वो ओन बाय पब्लिक है, यानी कि ये हम सब के गुड्स है, कलेक्टिव गुड्स है। इन्हें कौन, जैसे आप पार्क्स की बात कर लीजिए, रोड की बात कर लीजिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि ये रोड मेरी है, ये मेरे घर की रोड है, ये एक पब्लिक गुड है। उसी तरीके से सोशलिज्म के स्ट्रक्चर में जितने भी गुड्स होते हैं एक इकोनॉमी में, वो ओन्ड होते हैं एंड कंट्रोल्ड होते हैं बाय द पब्लिक और द स्टेट, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो गवर्नमेंट के पास ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की। दूसरी चीज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कि गवर्नमेंट प्लान करता है कि इस साल हमें ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, इतनी क्वांटिटी इतनी मात्रा में प्रोड्यूस करने हैं, इन्हें इन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज उन लोगों तक कैसे पहुंचेगी, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा। तो ये सारी चीजें डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट, और बाकी लोग करते हैं फॉलो। इसलिए इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, लोगों का भला करना। लिए इक्विटी, इक्विटी यानी कि जो दो लोग जो बहुत अमीर है और जो बहुत गरीब है, उन्हें एक बराबर ला के इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सेस टू वेरियस फैसिलिटीज सच एज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन मिले, कि जो अमीर है उसे भी उस लेवल का एजुकेशन मिले, जो एक गरीब, कि जो एक बहुत गरीब आदमी है उसे भी उस लेवल की एजुकेशन का एक्सेस हो, और उसे उस लेवल की एजुकेशन मिले जो एक बहुत अमीर आदमी का बच्चा अफोर्ड कर पाता है। तो इसे हम कहते हैं इक्विटी। और हम चाहते हैं वेलफेयर, कि लोगों का भला हो, लोगों को अच्छा खाना मिले, अच्छे सेफ सिक्योर जगहें मिले रहने के लिए, हेल्थ केयर बेटर हो एंड सो ऑन। और इस सिस्टम में हमने ये देखा कि हर एक चीज जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल डिटरमाइन करता है, यानी सरकार डिटरमाइन कर रही है तो क्या होगा। इसलिए इसमें जो रोल ऑफ मार्केट है वो भी लिमिटेड रहता है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें कहाँ पे देखने को मिलती है ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो इसका एक एग्जांपल है चाइना, कि चाइना की इकोनॉमी सोशलिस्टिक है, कि जहाँ पे एक सेंट्रल पार्टी है जो डिटरमाइन करती है कि पूरा देश कैसे काम करेगा, इसलिए हम इसे एज अ सोशलिस्ट कंट्री कह सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो थीम हमें पता चल रही है, कि दूसरा तरीका कि जिससे हम एक देश को चला सकते हैं, वो सिस्टम है कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है? कैपिटलिज्म इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस एंड ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव्स बाय मार्केट फोर्सेस। अब कैपिटलिज्म क्या कहता है कि भैया जनता की भलाई, सबकी भलाई हो, लेकिन शुरुआत मुझसे हो। दूसरे का पेट भरे ना भरे मुझे कुछ नहीं पता, मेरी थाली पूरी रहनी चाहिए। तो ये है कोर आइडिया कैपिटलिज्म का, कि जिसमें कि भाई मैं, मुझ में काबिलियत है, मैं अमीर होऊंगा और ज्यादा अमीर होता जाऊंगा, तुम्हें काबिलियत नहीं है तो तुम वहीं अटके रहो, तुम्हें चीजें बेहतर मिले या ना मिले वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो इस कोर फिलोसफी पे काम करती है कैपिटलिज्म। तो जैसे आप समझ ही गए होंगे, तो कैपिटलिज्म में क्या होगा, जो सोशलिज्म है उसका पूरा उल्टा। कैसे, कि सोशलिज्म में रिसोर्सेज ओन कौन करता था, पब्लिक। यहाँ पे रिसोर्सेज, कैपिटलिज्म में रिसोर्सेज कौन ओन करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल। अब या तो वो इंडिविजुअल हो सकता है या कंपनीज ओन कर सकती है। अब इस सोसाइटी का एग्जाम्पल हम इसे कहते हैं, इसका बेस्ट प्राइम एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका इज अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। का मतलब कि आप देखेंगे कि अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, चाहे ट्रम्प हो या एलन मस्क हो या ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ज्यादातर रिसोर्सेज ओन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है जहाँ पे एक इंडिविजुअल या एक कंपनी सारे रिसोर्सेज ओन कर रही है। दूसरी चीज, ये कंपनी काम किस लिए कर रही है, ये रिसोर्सेज को बिजनेस के लिए यूज कर रही है, और बिजनेस से इनका अल्टीमेट मोटिव है प्रॉफिट जनरेट करना। और ये कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं या जो ज्यादा मार्केट में बिक सकते हैं और जिनसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ऑब्वियसली जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है।
तो इसमें जितने भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, वो कंट्रोल करती है मार्केट फोर्सेस, और इसमें जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है मार्केट्स के साथ। तो ये है कैपिटलिज्म। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्राइवेट ओनरशिप की रिसोर्सेज कौन ओन करेगा? प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स, इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस। दूसरा, ये पूरा मार्केट्स मैकेनिज्म पे चलता है कि जिस प्रोडक्ट की जितनी डिमांड उसकी उतनी बेटर सप्लाई, जिसकी डिमांड कम उसकी सप्लाई कम। और ये सब कुछ चल रहा है सिर्फ एक और उद्देश्य से, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट्स। दूसरा है, इसमें होता है कि अब आप प्रॉफिट के लिए धंधा करोगे, तो जिस धंधे पे प्रॉफिट है वहां पे कंपटीशन तो अपने आप आएगा कि मुझे दिख रहा है इसमें पैसा है, तो और लोगों को भी तो वो चीज दिखेगी। तो इसलिए कैपिटलिज्म आइडेंटिफाई किया जाता है विद ह्यूज लेवल ऑफ कंपटीशन से। आप देखेंगे अमेरिका में किसी के एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल कंपनीज है। जैसे आप टेक की बात कर ले, तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड मल्टीपल अदर टेक कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन दी सिलिकॉन वैली। तो इसके कारण बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और जब कंपटीशन है तो मैं एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर भी वही प्रोडक्ट दे रहा है, तो मैं खुद को कैसे डिफाइन करूँ कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर चीज ऑफर कर सकता हूँ। वो होती है थ्रू इनोवेशन, कि कुछ नया करके, कुछ बेहतर चीज देके, कुछ ज्यादा वैल्यू एडिशन देके। तो इसीलिए एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कैपिटलिज्म का, कि जब वहाँ कंपटीशन होगा तो उससे जन्मेगा इनोवेशन। और फाइनली इनकम इनइक्वालिटी, कि भैया सब कुछ मार्केट डिटरमाइंड है और हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें गरीबों के भले की क्या पड़ी है। तो इसी कारण से जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा बेहतर एजुकेशन, ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी, ज्यादा बेहतर रिसोर्सेज का एक्सेस होगा, क्योंकि वो अमीर है। और जो गरीब है उसके पास उन अपॉर्चुनिटीज, उस एजुकेशन, उस हेल्थ केयर का उतना एक्सेस नहीं है, जिसके कारण वो पीछे छूटता जाएगा। इससे जो इनकम इनइक्वालिटी का गैप है ये बढ़ता जाएगा। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। कौन कौन सी? प्राइवेट ओनरशिप, मार्केट मैकेनिज्म, कंपटीशन एंड इनोवेशन, एंड फाइनली इनकम इनइक्वालिटी। और इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ अमेरिका। अब हम समझते हैं इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ ओनरशिप। ओनरशिप ओनरशिप किसके पास होगी? सोशलिज्म में विथ पब्लिक, वर्सेस इन टर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म इट विल बी बाय प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग सोशलिज्म में सब कुछ कौन करेगा? एक सेंट्रल अथॉरिटी। वर्सेस कैपिटलिज्म में कौन प्लान करेगा? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल या इंटरफेरेंस कहाँ ज्यादा रहेगा, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली इन अ सोशलिस्टिक स्टेट या सोशलिज्म में। जबकि कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट उतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि कहाँ पे आपको लगता है ज्यादा इक्विटी होगी, या जहाँ पे अमीर और गरीब के बीच का फासला जो है वो कम होता जाएगा। ऑब्वियसली सोशलिज्म में। और कहाँ इनकम इनइक्वालिटी होगी, कि अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ता जाएगा, वो होगा आपके कैपिटलिज्म में। एंड फाइनली इनोवेशन। इनोवेशन कहाँ होगा? प्राइवेट सेक्टर जहाँ ज्यादा है और जहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है वहां, या जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं या ना के बराबर है, कंपटीशन नहीं है, और गवर्नमेंट चीजें दे रही है, उसे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, वो सिर्फ लोगों का भला चाहती है। ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पे इनोवेशन ज्यादा होगा। इसलिए इनोवेशन हमें देखने को मिलता है इन कैपिटलिज्म, और सोशलिज्म में लेस एम्फेसिस ऑन इनोवेशन। तो ये रही कहानी अब तक के। अब हमने पढ़ा कि भैया हमने इकोनॉमिक सिस्टम बनाना क्यों पहले इससे हमें समझ में आता है कि एक देश की ओवरऑल इकोनॉमिक स्थिति क्या है, और दूसरा उसमें रहने वाले लोगों की स्थिति क्या है। दैट इज द ओवरऑल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। कि जब कैपिटलिस्टिक कंट्री है उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती है, जिसका प्राइम एग्जांपल है अमेरिका। वहां फर्क नहीं पड़ता कि भैया कोई चीज अच्छी है, बुरी है, मोरली सही है, गलत है। मार्केट में बिक सकती है क्या? मार्केट में हथियार बिकते हैं, बेचो गन्स। मार्केट में ड्रग्स बिकते हैं, बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज अमेरिका। वहीं पे उसका उलट, जहाँ पे सोशलिज्म, कि जहाँ पे हम पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं, दैट इज चाइना। बट सोशलिज्म में एक मेजर ड्रॉबैक ये आता है कि जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे सारे रिसोर्सेज ओन कर रही है गवर्नमेंट। तो जब तक गवर्नमेंट में जो पावर में लोग हैं वो अच्छे हैं, तब तक के रिसोर्सेज और पॉलिसीज बहुत अच्छी आएगी। बट जैसे कि हम जानते हैं एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली। कि जब आपका कोई ध्यान देने वाला नहीं रहे, आपको कोई देखने वाला नहीं रहे, कि अगर सिग्नल पे कोई कैमरा नहीं है या कोई पुलिसमैन वहां पे खड़ा नहीं है, तो आप सिग्नल तोड़ के निकलोगे ही ना।
तो उस केस में क्या होगा? ऐसे लोग तो हमेशा ही रहेंगे। आप कहोगे कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो फिर भी सिग्नल फॉलो करूंगा, कोई देखे ना देखे। बट कुछ करप्ट लोग तो सोसाइटी में होते ही है। पर अगर ये करप्ट लोग ऊपर पहुंच जाए इन पोजिशन ऑफ पावर, तो सोशलिज्म को यूज किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ bringing the welfare of public at top to benefiting certain groups of individuals, which will result in overall deterioration of rights of individuals in a society. जैसे कि आप बात कर लीजिए चाइना में उतने इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, उतना ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे आप कह सकते हैं वो नहीं है कि आप कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कह पाएंगे। तो वो चीज हो जाती है सोशलिज्म का एक ड्रॉबैक। तो अब हम देख रहे हैं कि भैया इसमें हमने सिस्टम समझे, हमने फायदे नुकसान समझे। अब हम जानना चाहते हैं कि इंडिया ने क्या चूज किया। क्या इंडिया ने सोशलिज्म चूज किया या इंडिया ने कैपिटलिज्म चूज किया? तो इसका जवाब है दोनों ही नहीं। जी हाँ, दोनों ही और दोनों ही नहीं। तो इंडिया ने सोचा और निकाला एक बीच का रास्ता। बीच का रास्ता क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए हैं कैपिटलिज्म के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए हैं सोशलिज्म के, और उन्हें मर्ज करके एक बीच का बेहतरीन रास्ता निकाला है जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी को आप समझ लीजिए एक स्पेक्ट्रम की तरह, जहां एक तरफ कैपिटलिज्म है, एक तरफ है सोशलिज्म, और इन दोनों के बीच में हमारी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी की। कि कभी थोड़ी ज्यादा सोशलिज्म की तरफ टिल्ट होती है, कभी कैपिटलिज्म की ओर टिल्ट होती है। अब आप देखिए कि इंडिया में दोनों सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। हेल्थ एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो हेल्थ में आपके पास गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स भी है, आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स भी है इन हेल्थ एंड एकेडमिक सेक्टर्स या एजुकेशन सेक्टर। तो ये ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि जो अमीर है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाए, तो ही कैन अफोर्ड द बेस्ट ऑफ क्लास, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देयर। बट जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, क्या उन्हें हक नहीं है कि इन्हें ये सर्विसेज नहीं मिले? जी नहीं, वो भी तो एलिजिबल है एज बेसिक ह्यूमन राइट्स के, तो इन्हें भी ये सर्विसेज मिल सके। इसीलिए वहां पे स्टेप इन करता है हमारा सेक्टर, की पब्लिक सेक्टर सारी गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा, वो सर्विसेज बनाना प्रॉफिटेबल ना रहे हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए, तब स्टेप इन करता है हमारा पब्लिक सेक्टर, ताकि वो लॉस झेलते हुए भी कम दामों में अफोर्डेबल रेट्स में वो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को दे सके, ताकि इनकम इनइक्वालिटी कम हो सोसाइटी में। तो ये बात थी इंडियन इकोनॉमी की, कि हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हम कॉलोनियल सिस्टम से आज़ाद हुए, तो हमने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शुरू की अपनी इकोनॉमिक जर्नी विद अ मिक्स्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कैसे कैसे 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस हुए, कि हमने कौन कौन से सेक्टर्स को पहले पकड़ा, कि पहले मैं इस सेक्टर को सुधारूंगा, फिर मैं इस सेक्टर को इम्प्रूव करूंगा, वो सारी चीजें, उनके क्या इम्पैक्ट्स रहे, कैसे पॉलिसीज बनी, और कैसे सेक्टर्स में बदलाव आया। फिर अगला चैप्टर जो इंडियन इकोनॉमी का शुरू होता है, दैट इज इन 1990s, कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही हम आज़ाद होते हैं, हम 200 साल तो की कह लीजिए एक तरीके की गुलामी से आज़ाद हुए थे। और ये लोग जो आए थे ब्रिटेन से, दैट वाज थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हिच वाज अ ट्रेडिंग कंपनी, की वो सौदे करने आई थी, वो बिजनेस करने आई थी। और धीरे धीरे उसने पूरे देश को ही अपना बिजनेस बना लिया और अपने कब्जे में कर लिया। तो इंडिया नहीं चाहता था कि ऐसा फिर से हो कि हमारी सोवरेनिटी पे आँच आए। तो इंडिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया के लिए, कि ना तो हमें दुनिया से कुछ खरीदना है, ना हमें दुनिया को कुछ बेचना है। हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हम अपना कुछ ना कुछ तोड़ जोड़ के काम चला लेंगे। तो इंडिया बन गया एक क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें हम सिर्फ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज बाहर की दुनिया से खरीदते थे। बाकी हमें जो भी लगता था वो हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करना चाह रहे थे। तो ये स्थिति चली टिल 1990s। फिर 1990s में कुछ ऐसा हुआ कि हमें अपनी इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोलने पड़े। वो क्या हुआ वो हम जानेंगे इस वीडियो में, जो कि है द रिफॉर्म्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन ईयर 1990, जो आपका चैप्टर 3 है। पर अभी हम फोकस करते हैं अपने करंट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर 2 की, जिसमें हमने समझा कि इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें सॉल्व करने के लिए हम चूज करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, इन्हें हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, जिसमें हम चूज करते हैं कि भाई इन चीजों को बनाना कैसे और की इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लेने हैं।
इस चीज़ का भी वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी क्या है, तो वो मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ। तो चलिए अब इस प्लगइन के बाद आगे बढ़ते हैं विद आवर मेन चैप्टर, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2, इंडियन इकोनॉमी बिटवीन द ईयर 1950 टू 1990। अब इस चैप्टर में आगे जाने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस पीपीटी की ओर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमें बनाना है प्लान। एक प्लान क्या होता है? एक रास्ता कि हम आगे अपना गोल अचीव कैसे करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे घूमने जाना है, मुझे गोवा जाना है, तो मुझे गोवा जाने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, मुझे बजट जमाना पड़ेगा, मुझे ट्रेन के रिजर्वेशन करने पड़ेंगे, या मैं अब गाड़ी से जा रहा हूँ तो मुझे उसका देखना पड़ेगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कौन सी जगहों पे जाऊंगा, मुझे वो सारी चीज़ें भी लिख के रखनी पड़ेगी, आगे फोरसाइट करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक प्लान बनाता हूँ। ऐसी एक इकोनॉमी है जिसके कुछ गोल्स है, कुछ एस्पिरेशंस है, तो उन्हें मीट करने के लिए भी हम एक प्लान बनाते हैं। उसे को हम एक 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम में फॉलो करते हैं। ये जो 5 ईयर प्लान का सिस्टम है, ये हमने अडॉप्ट किया था थ्रू सोवियत यूनियन, वहां से इसका जन्म हुआ है। अब ये जो 5 ईयर प्लान जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इनके कुल मिला के चार, कितने, चार फंडामेंटल पिलर्स है, या चार की पॉइंट्स है, या चार की ऐसे एरियाज है जिन्हें हर 5 ईयर प्लान कवर करना चाहता है। पहला है ग्रोथ, कि हर 5 ईयर प्लान ये चाहता है कि इंडिया की ग्रोथ हो। ग्रोथ से क्या मतलब है? कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसमें बढ़ावट हो, जो लोगों का रहने का तरीका है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो बेटर हो। दूसरी चीज, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से हमारा मतलब है कि हम उन्हीं प्रिमिटिव या उसी पुरानी जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही टेक्नोलॉजी को ना यूज करते हुए बेटर अपग्रेड करें, कि आज भी खेतों में किसान वही गाय बैल के पीछे हल बांध के खेती ना करे, बल्कि वो आधुनिक तरीकों से फार्मिंग करे, हाई क्वालिटी के सीड्स को इस्तेमाल करे जो कि जेनेटिकली डिजाइन हो ज़्यादा उपज पैदा करने के लिए, जिन्हें हम HYV सीड्स के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ में कि आज आप देखेंगे कि ड्रोन फार्मिंग भी एक चीज़ हो रही है, कि जिसमें ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है फार्म्स में इरिगेशन पर्पसेस के लिए और फर्टिलाइजर वगैरह या सीड बोने के लिए। तो वो चीज़ें भी हम आगे अडॉप्ट कर पाए, उसे हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन का। तीसरी चीज़ हम कहते हैं सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस की आत्मनिर्भर बनना, कि हम खुद की नीड्स खुद ही डोमेस्टिकली सेटिस्फाई कर पाए, कि जितने भी मेरे देश में ज़रूरत है खाने की हो, चाहे किसी गुड्स एंड सर्विसेज की हो, वो मैं इन हाउस मैन्युफैक्चर कर पाऊँ, जिसके लिए मुझे किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। उसे हम कहते हैं सेल्फ रिलायंस। और फाइनली इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? कि जो लोग हैं इस देश में, जो अमीर है और गरीब है, उनके बीच का डिफरेंस कम हो जाए, या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज है वो थोड़ा फेयर रहे, ताकि हमें एक्सट्रीम एंड पे, खास करके जो लोअर एक्सट्रीम एंड है, उस पे ज्यादा गरीब लोग ना दिखे, वो कम से कम एटलीस्ट मिडिल क्लास तक तो आ पाए। हम कहते हैं इक्विटी। तो हमने पढ़ा कि 5 ईयर प्लान्स के चार मेजर की पिलर्स हैं, कौन कौन से? ग्रोथ, दूसरा है अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, तीसरा है सेल्फ रिलायंस, एंड फाइनली बिल्डिंग इक्विटी। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले कि सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 टू 56 आया, वो क्या था, जिसने 5 ईयर प्लानिंग की फाउंडेशन रखी, जिसमें अगेन हम किस चीज़ पे बात कर रहे होंगे? फूड सिक्योरिटी। दूसरी चीज़, हमने इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करना शुरू किया हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में, उसकी क्या खास बात थी? तीसरी चीज़, कि जब हम थर्ड 5 ईयर प्लान से सेल्फ सफिशिएंसी की ओर आगे बढ़ने लगे, जो कि हमारा एक की पिलर भी था ऑफ प्लानिंग, तो उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी। वैसे ही हम फोर्थ 5 ईयर प्लान वगैरह देखते हुए आगे के 5 ईयर प्लान्स पे डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हुई, कि जो कि वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट था इन टाइम्स ऑफ ब्रिटिश, तो हमने वहां से कैसे कम बैक किया और इंडिया में नई इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश की, खासकर पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर्स में जो ग्रोथ हुई वो कैसे हुई। फिर एग्रीकल्चर जो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को, उसमें क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए, और साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस कि जो 1990s तक के इंडिया को फेस करने पड़े, और उनसे कैसे रेजिलिएंटली इंडिया लड़के आगे बढ़ा। और उसके साथ हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद सब द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम देख चुके हैं कि प्लान क्यों करते हैं? किसी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उसके लिए हमारे पास है इकोनॉमिक सिस्टम्स। उसमें हमने दो इकोनॉमिक सिस्टम्स पहले ही पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिज्म, जिस पे हमने बहुत डिस्कशन किया है।
फिर हमने देखा कि इंडिया ने कौन सा सिस्टम चूज किया, बीच का रास्ता, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्यों? ताकि उसमें बेनिफिट मिले और बोथ दी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी एज वेल एज दी सोशलिस्टिक सोसाइटी। अब अब देखिए कि जो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम है, जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, वो मैंने याद है आपको कहा था एक स्पेक्ट्रम में चलता है। में एक तरफ कैपिटलिज्म है, दूसरी तरफ सोशलिज्म है, और उन दोनों के बीच में कहीं इंडियन इकोनॉमी का सिस्टम चल रहा है, जो एक डाई की तरह मूव कर रहा है। तो जो इनिशियल फेजेस हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ज्यादा सोशलिस्टिक था, या थोड़ा ज्यादा सोशलिज्म की ओर लीनिंग था। कि आप हर सेक्टर में देखेंगे कि मेजर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा था प्राइवेट सेक्टर, नहीं, मेजर गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है सोशलिज्म में? पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। और जो आज का दौर है, इसमें ये सिस्टम थोड़ा सा मूव करता हुआ ज्यादा हमें दिख रहा है कैपिटलिज्म की ओर। यहाँ पे प्राइवेट स्टार्टअप्स या प्राइवेट फंडिंग या प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को आज की गवर्नमेंट ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हम पहले थोड़े ज्यादा सोशलिस्टिक थे, अब हम थोड़े ज्यादा कैपिटलिस्टिक की ओर मूव हो रहे हैं। अब हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम क्यों? ताकि हम डिटरमाइन कर रहा है कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं, उन्हें कौन कंज्यूम करेगा, कैसे कंज्यूम करेगा। फिर हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा कि कैपिटलिज्म में वो चीज़ मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है, सोशलिज्म में हम ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर देखना चाह रहे हैं। फिर हमने देखा हेल्थ केयर के एग्जाम्पल्स के थ्रू। फिर हम देख चुके हैं कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें जो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है वो पब्लिक सेक्टर देता है, और जो लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज है या जो प्रॉफिटेबल गुड्स एंड सर्विसेज है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव प्लेयर है इकोनॉमी। फिर हम यहाँ पे सेम चीज प्लान की डेफिनेशन, और ये ओरिजिनेट हुआ सोवियत यूनियन से। हाँ, अब यहाँ पे एक खास पॉइंट ये है कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग का, ये कहता है कि हमने पहले 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए। फिर एक 5 ईयर प्लान 5 साल तक के लिए चलता, उसके बाद अगला 5 ईयर प्लान आता, उसके बाद अगला 5 ईयर प्लान आता। तो इसमें हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक जाते हैं। मान लीजिए एक प्लान में हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, अगले में हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तीसरे में हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। बट क्या सिर्फ 5 साल में काम करने से एग्रीकल्चर के सारे मुद्दे ठीक हो जाएंगे? नहीं, वो तो कंटिन्यू करेंगे ना। इसीलिए और हमने 4 की पिलर्स भी पढ़े हैं। तो ये जो एक प्लान आया है उसका बेनिफिट सिर्फ 5 सालों के लिए ना हो, वो आगे चलता रहे समय समय पे, और आगे आने वाले प्लान्स के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटीग्रेट हो सके और ज़्यादा बेहतर आउटपुट जनरेट करके दे पाए। इसीलिए जो हम प्लान्स हैं, उन्हें आगे एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज रफली फॉर 20 ईयर्स एंड सो। उसी को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग। फिर अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं कि हमने देखा कि हमारे यहाँ सेक्टर हमें इम्प्रूव करने थे मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो पहली चीज़ तो पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट को तो आगे आके काम करना ही है। साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर भी हो। तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में लाए गए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस इन द ईयर 1948। साथ ही साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेसिकली बात करता है अबाउट राइट टू प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कैसे एक प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर भी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है और आगे मार्केट में फंक्शन कर सकता है। फिर हम देख रहे हैं 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बनी, वॉज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। कि जब प्लानिंग कमीशन बनी तब उस समय उसका चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद 5 ईयर प्लान्स आने शुरू हुए। तो अब हमने ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स देखे यहाँ पे, ये हो गया या पर्सपेक्टिव प्लानिंग का या सोवियत यूनियन का। तो ये इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स हैं, और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ योर एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं ये जो 5 ईयर प्लान आए, इनके गोल क्या थे। तो कुछ चीजें तो क्लियर थी जो हमें हर प्लान में चाहिए, जिन्हें हम की पिलर्स का नाम दे रहे हैं, जो हम ऑलरेडी 4 पढ़ चुके हैं। और कुछ चीजें जो कॉमन ऑब्जेक्टिव थी वो थी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। वही चीज आपको यहाँ पे दी गई है कि द की पिलर्स वर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, ज्यादा बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की फैसिलिटीज देना एक कंट्री में। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि इससे क्या होगा कि हमारी ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ेगी, जो कि हम जीडीपी के थ्रू वैल्यू करते हैं। ये जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये एग्रीगेट्स कैसे निकालते हैं, वो भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा।
तो अब हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक तरीका है कि आपके देश की कुल आय यानी आपके देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में बने, उसे निकालने का। तो वो जीडीपी क्या है और वो किस रेट से ग्रो हो रही है, हम वो चीज़ देखना चाहते हैं। हम उसे ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, ऊपर की ओर जाते हुए देखना चाहते हैं। फिर उसमें सेक्टरल कंपोजिशन क्या है कि कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना एग्रीकल्चर से है, कितना इंडस्ट्री से है और कितना सर्विस सेक्टर से है। हम वो बाइफरकेशन भी देखना चाहते हैं जीडीपी में। और हम ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड चाहते हैं, उसे हम ग्रोथ का नाम दे रहे हैं। फिर हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे ताकि हमारा ओवरऑल आउटपुट बेटर हो, हमारी कॉस्ट कम हो, हमारा वेस्टेज कम हो। फिर हमने देखा कि चेंज इन सोशल आउटलुक्स, कि भाई हमें सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट और टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं करनी है, हमें यहाँ से भी मॉडर्नाइज होना है कि हमारी सोच भी नई तरीके की हो, हमारे विचारधारा भी बेहतर हो सके। वी हैव टू बिल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट एज वेल, जो आपका टॉपिक है ऑफ आर फर्दर अहेड चैप्टर, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका हम इस पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जिसका इंग्लिश वीडियो बन चुका है इस चैनल पे। और अगर आप उसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो इसके बाद आएगा एलपीजी। एलपीजी के बाद वाले चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज मुझे मेरी इकोनॉमी में चाहिए वो मैं खुद प्रोड्यूस कर पाऊँ। तो उसी चीज़ को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं किसी और पे डिपेंडेंट ना रहूं और मेरी कंट्री की सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। कि अगर मैं किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट हो गया, जैसे कि एग्जांपल के लिए कह लीजिए कि आप अपनी कंट्री में कुछ बना नहीं रहे, आप हर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे देश से, तो वो दूसरा देश जो कहेगा वो आपको अपनी कंट्री में ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने मना किया तो वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज देने से मना कर सकते हैं, के कारण आपकी इकोनॉमिक की स्थिति डगमगा सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट भी बने, ताकि हम फॉरेन गुड्स पे और फॉरेन इंपोर्ट्स पे अपना जो है डिपेंडेंसी वो कम कर सके। जिसका प्राइम एग्जांपल हमने देखा फूड शॉर्टेजेस का, कि जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ हमारे यहाँ फूड शॉर्टेजेस बहुत देखने को मिली, क्योंकि लोगों की उपज या कह सकते हैं लोगों की इनकम ज़्यादा थी नहीं, एग्रीकल्चर में लोग थे, बट एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं किया गया था और इतना डेवलपमेंट नहीं किया गया था, जिसके कारण और साथ ही साथ कमर्शियल फार्मिंग भी थी, जिसके कारण फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन गिरा और इंडिया में एक तरीके का फेमाइन या भूखमरी जैसी सिचुएशन आई, जिसके कारण इंडिया को दूसरे देशों से जैसे अमेरिका वगैरह से खाद्यान्न या फूड क्रॉप्स इम्पोर्ट करने पड़े। और जो क्वालिटी के हमें क्रॉप्स मिले वो भी इतने अच्छे नहीं थे, कि ये भी कहा जाता है कि जो अमेरिका ने एड हमें दी उससे भी उसने पहले देने से मना किया। फिर जो थोड़ा बहुत फूड ग्रेन्स इंडिया में आए वो भी इस लेवल के थे कि दे वर नॉट इवन फिट फॉर ह्यूमन, दे वर नॉट इवन फिट फॉर लाइफ स्टॉक, की जानवरों के लायक भी नहीं था वो खाना, तो ऐसा खाना हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। तो हमने फोकस बनाया कि हम अपने सेक्टर्स को इम्प्रूव करेंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर को, ताकि ये फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो आगे देखनी ना पड़े। तो वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। एंड इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब है कि जो डिस्पैरिटी है, इनकम डिस्पैरिटी, लाइफस्टाइल में डिस्पैरिटी बिटवीन दी रिच एंड दी पुअर, वो कम हो सके, सबको बराबर के अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, और वो हर चीज़ जो आपको एक सम्मानजनक जीवन देने जीने का फ़ायदा देती है, आपको वो चीज़ें मिल सके। उसी चीज़ को हम नाम दे रहे हैं इक्विटी, जिससे हम ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर पाएँ लोगों का एक देश में। और ये फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर, सेम चीज़ें यहाँ रिपीट हो रही हैं। तो इससे पहले मैं आगे चलूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है, हम पहले इन टेक्स्ट बॉक्सेस को देख लेते हैं। सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ अबाउट दिस पर्सन, जिन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग, या जिन्होंने 5 ईयर प्लान्स को स्ट्रक्चर किया, उन्हें आर्किटेक्ट किया, जो महालनोबिस जी है, उनके बारे में है। तो पहले पढ़ते हैं कि ये क्या है। द नेम ऑफ द स्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिशियन यानी वो व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स या डेटा या नंबर्स को इंटरप्रिटेट करता है, उससे डिसीजंस लेता है और उससे प्लानिंग करता है आगे के। तो वो थे श्री प्रशांत चंद महालनोबिस। इन्होंने लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन किया थ्रू सेकंड 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम, जिसमें उन्होंने डेवलप किया कि बेसिक आइडियाज क्या रहेंगे प्लान्स बनाने के लिए और उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन ली कैलकाटा में,
फिर वो पढ़े थे प्रेसिडेंसी कॉलेज से, फिर वो आगे जाके कैम्ब्रिज कॉलेज जो कि इंग्लैंड में है वहाँ भी पढ़ने गए और बने एक फेलो यानी एक सदस्य या एक मेंबर ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के। फिर इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन आईएसआई जो कि भारत की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्चेस, उन्होंने इसे भी स्टैब्लिश किया। इसमें उनका योगदान था। साथ ही साथ वो एक जर्नल पब्लिश कर रहे थे जिसका नाम था सांख्य। अब इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया या जो प्लानिंग के इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए, तो इसके लिए इन्होंने बाहर से और देश में कई लोगों को इनवाइट किया जो जो बुद्धिजीवी लोग थे। और ये माना जाता है कि जिन लोगों से इन्होंने कंसल्ट किया उन लोगों को आगे जाके बहुत से अलग-अलग पुरस्कार जैसे कि नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिले। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ही हैड एन आई फॉर फाइंड टैलेंट। ये ढूँढ सकते थे कि कौन से लोग हैं जो टैलेंटेड हैं और हमें 5 ईयर प्लान्स को बनाने में इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। इसलिए इन्हें कहा गया है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सेक्टर्स कि हमने किस सेक्टर में क्या बदलाव देखा। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। हाँ जी, तो शुरू करते हैं विद एग्रीकल्चर एज़ आवर फर्स्ट सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ज़मींदारी सिस्टम की, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे ज़मींदार एक्सप्लॉइट करता था छोटे फार्मर्स को। और जो ज़मीन है, बड़ी-बड़ी ज़मीन है, वो कुछ लिमिटेड लोगों के पास थी, जो थी ज़मींदार, जो बढ़िया मज़े में जी रहे थे, और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, वो स्मॉल फार्मर्स की, वो दुःख में थी। तो हम ये देखेंगे इस एग्रीकल्चर में कैसे हमने वहाँ उस स्ट्रक्चर को रिफ़ॉर्म किया। तो इसे रिफ़ॉर्म करने का सबसे पहला तरीका है कि पहली चीज़ तो ज़मींदारी सिस्टम हटा दिया जाए। दूसरी चीज़, ये जो ज़मीन है, जो कुछ लोगों के पास है, उन्हें बाँटी जाए इंडिविजुअल फार्मर्स को। क्यों? क्योंकि जब मेरी खुद की ज़मीन रहेगी, तो मैं उस पे काम ज़्यादा मेहनत से, लगन से करूँगा या दूसरे की ज़मीन पे? या जब मेरी खुद की ज़मीन रहेगी, तब मैं ज़्यादा उस पे ध्यान दूँगा, ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाना चाहूँगा या ज़्यादा उपज बनाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा मन लगा के काम करूँगा। तो उसमें हमने लैंड रिफ़ॉर्म्स लाए। तीसरी चीज़ की खेती करनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट ने वो पैसा देना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज़ एंड लोन्स, और नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर का एक इम्प्रूवमेंट का रीज़न ये भी रहा कि हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। तो वो टेक्नोलॉजी सीड और इरिगेशन के तरीके से हमने कैसे अडॉप्ट की, एंड फाइनली हम फूड इनसिक्योरिटी को ओवरकम कर पाए या नहीं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमने कुछ ऐसे सीड्स जिन्हें हम नाम देते हैं हाई यानी ज्यादा यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब है उपज या जो आपका आउटपुट निकल रहा है। वैरायटी, तरीका, हाई यील्डिंग वैरायटी HYV क्वालिटी के सीड्स देने शुरू किए अपने फार्मर को, ताकि वो कम सीड्स में या उसी लिमिटेड लैंड में पहले से ज़्यादा उपज तैयार कर पाएँ। दूसरी चीज़ हमने देखी लैंड रिफॉर्म्स। कि लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ, पहली चीज़, जो बिचौलिए थे, कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक फार्मर है, वो अपने फार्म पे गुड्स प्रोड्यूस कर दे रहा है, मार्केट में उसे बेचना है, लेकिन उसे यहाँ फार्म से मार्केट तक ले जाने का कोई साधन नहीं है। तो ये अपने गुड्स बेच देता है किसी मिडलमैन को। अब ये मिडलमैन एक ब्रिज बनता है बिटवीन द फार्मर एंड द मार्केट। लेकिन इसमें एक प्रोसेस में मिडलमैन क्या करता है, ये अपना कमीशन निकालने की कोशिश करता है कि ये फार्मर से सस्ते दामों पे चीजें खरीदता है। क्यों? क्योंकि फार्मर के पास स्टोरेज यानी सामान, खासकर फूड ग्रेन जो खराब हो सकते हैं, उन्हें स्टोर करने का तरीका नहीं है, और उन्हें मार्केट तक शिप करने का तरीका नहीं है। तो वो उन्हें एक्सप्लॉइट करता है और उसी चीज को आगे जाके बहुत हाई प्राइसेस में मार्केट में बेच देता है। इससे बचने के लिए हम लाए थे PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या होता है, 2 मिनट में मैं समझाता हूँ। बट उससे पहले हम ये समझिए कि इसमें प्रॉब्लम कौन था, बिचौलिया, दैट इज द इंटरमीडिएट। तो हमने उस इंटरमीडियरी को हटा दिया। सबसे पहली चीज हमने वो की। दूसरी चीज हमने की कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया, और जो जमींदार थे, जो मोटे मोटे लैंड लॉर्ड्स थे, या जो मोटे जमीन के टुकड़े जिनके पास थे, हमने उसमें लैंड रिफॉर्म्स लाने शुरू किए। लैंड रिफॉर्म यानी कि एक आदमी बहुत ज़्यादा संपत्ति अपने नाम पे नहीं रख सकता, खासकर ज़मीन। तो हमने कैप लगानी शुरू कर दी कि एक आदमी बहुत से बहुत हुआ तो इतनी ही ज़मीन खरीद पाएगा, इसके ऊपर वो ज़मीन अपने नाम पे नहीं रख पाएगा।
उस चीज़ को हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स। तो वहाँ पे हमने लैंड रिफॉर्म्स लाने शुरू किए। क्यों? क्योंकि हम अब यूएसए से खाना इम्पोर्ट कर रहे थे, तो हमें उस फूड इनसिक्योरिटी को ओवरकम करना था। उसके लिए हमें चाहिए था फार्मर का बेनिफिट हो, ताकि वो ज़्यादा बेहतर उपज दे पाए। उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स आए ताकि ओनरशिप शिफ्ट हो। छोटे फार्मर्स के पास जब ओनरशिप शिफ्ट होगी तो उसे एक ज़्यादा जुनून मिलेगा, एक बढ़ावा मिलेगा कि वो ज़्यादा बेटर मॉडर्नाइज़ेशन कर पाए एग्रीकल्चर सेक्टर का और ज़्यादा उपज जनरेट कर पाए। तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। फिर हमने देखा कि हमने कैसे उन्हें हेल्प किया थ्रू एस्टेब्लिशिंग लैंड सीलिंग्स, ताकि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितनी ज़मीन ओन कर सकता है। इसका फ़ायदा पहुँचा रफ़ली कुछ 2 लाख टेनेंट्स पे, या 2 लाख छोटे फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं उनको, जो गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में आए, जिसके कारण उन्हें ज़मीन मिली और उन्हें एक रोज़गार का तरीका मिला थ्रू एग्रीकल्चर। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल हमारा पर्पस तो यही था कि भैया एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज हो, तो हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट भी हमें इम्प्रूव या इंक्रीज होते हुए दिखेगा। फिर ये इंसेंटिव का तो कल्चर हम जो इस बॉक्स में दिया हुआ है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैं किसके लिए ज़्यादा बेहतर काम करना चाहूँगा, अपने खुद के लिए, जहाँ मेरे एफर्ट्स का मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट्स मिल रहा है, या किसी और के लिए जहाँ मैं एक दिन में 10 घंटे का काम करूँ या एक दिन में 24 घंटे काम करूँ, मुझे लिमिटेड रिवॉर्ड ही मिलना है, ऑब्वियसली खुद के लिए। तो वही चीज़ यहाँ आपको वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर समझाया गया है कि कैसे जब आप किसी फार्मर को ओनर बना देते हैं किसी ज़मीन का, वो उस ज़मीन का ज़्यादा बेहतर ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका एक पर्सनल कनेक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि कैसे इस ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया, लैंड सीलिंग्स लाई गई। लेकिन जो बड़ा ज़मींदार है वो अपनी ज़मीन ऐसे ही थोड़ी जाने देगा। तो कैसे कई लूपहोल्स निकाले गए, कई ये जो बड़े-बड़े ज़मींदार थे, इन्होंने अपने जो गवर्नमेंट या इन्फ्लुएंशियल लोगों से दोस्ती थी, उनके साथ साठ-गाँठ करके इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की, या वो लैंड होल्डिंग्स अपने ही पास काबू में रखने की कोशिश की। कैसे? कि मैं पूरी लैंड होल्डिंग अपने नाम पे ना करके अपने नौकरों के नाम पे कर दूँ, कि भई मैं मान लीजिए 100% लैंड होल्डिंग अपने नाम पे नहीं रख सकता। बट मैं 10% तो रख सकता हूँ, 10% मैं रख लेता हूँ, 10% मेरे फैमिली मेंबर्स रख लेते हैं, 10% मेरे नौकर रख लेते हैं। बट क्या ये नौकर ओनर है? नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं कि ये लैंड उनके नाम पे है। बस ऑन पेपर दिख रहा है कि ये ओनर है, और ये साइन कहाँ करे? जहाँ मैं कहूँगा। तो उस तरीके से लीगल लूपहोल्स निकाले गए ताकि ये लैंड होल्डिंग को फिर से कंसोलिडेट करता जाए। तो यहाँ हम देख रहे थे कि कैसे एक तरफ गवर्नमेंट चाह रही थी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो लोगों में ज़्यादा बेहतर तरीके से, ताकि इक्विटी आए, और जो बड़े ज़मींदार थे वो उसे रेजिस्ट कर रहे थे। उसी प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे वो चीज़ दी गई है। फिर क्या ये चीज़ कहीं सक्सेसफुल हुई? जी हाँ, ये सक्सेसफुल हुई केरला, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में, जहाँ पे लैंड टू टीलर, कि जो फार्मर है उसे ज़मीन ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। फिर अब ज़मीन तो मिल गई, अब उपज बढ़ानी है, तो उसके लिए हम लाए ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ताकि कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़े एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि हम ज़्यादा बेटर मॉडर्नाइज़ेशन कर पाएँ एग्रीकल्चर का, और हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े मॉनसून पे या बारिश पे। तो हम 3 चीज़ों से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला, खेती-किसानी के लिए पैसा, फंड्स अवेलेबल किए जाएँ। दूसरी चीज़ कि जो मेरी आउटपुट है वो बेटर हो, कि मैं मॉनसून पर डिपेंडेंट ना रहूँ, मेरे पास इरिगेशन के लिए पानी हो, बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स हो। और तीसरी चीज़ कि जो मेरा फाइनल आउटपुट बना है वो मार्केट में बिक सके, ताकि मैं जो पैसा एग्रीकल्चर में लगा रहा हूँ वो रिकवर हो सके। अब उससे समझना शुरू करते हैं कि पहली चीज़, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हमने एचवाईवी क्वालिटी के सीड्स लाए, जिससे हमारा व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन बढ़ा। साथ ही साथ हमने फर्टिलाइजर्स मुहैया करवाए अपने फार्मर को, और एडुकेट इरिगेशन फैसिलिटी दी। अब इतना होने के साथ ही साथ जब हम उन्हें फाइनेंशियल फैसिलिटीज भी दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड सब्सिडीज एट वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स, तो इससे फार्मर ओवरऑल ज़्यादा बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाएगा, जिसके कारण ओवरऑल आउटपुट एग्रीकल्चर में बढ़ेगा। उसका कॉन्सिक्वेंस हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। खासकर आज भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो सबसे पैसे वाले किसान होते हैं वो पंजाब से आते हैं, या जो
एग्रीकल्चरल आउटपुट की हम बात करते हैं, तो देश के एग्रीकल्चरल आउटपुट में एक बहुत बड़ा योगदान पंजाब से आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी सिमिलरली ये रिफॉर्म सक्सेसफुल रहे हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेकंड फेज की ओर, जो था बिटवीन मिड 90s 1970s टू मिड 1980s। ये सेकंड फेज में हमने कैसे इम्प्रूव करना शुरू किया कि पहले हमने अपनी खाद्य सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी का इंतजाम किया, चावल गेहूं बना के। अब हम डाइवर्सिफाई करने लग गए कि हमें और तरीके के अलग अलग तरीके के क्रॉप्स प्रोड्यूस करने हैं, ताकि हम फूड सिक्योरिटी या सेल्फ सफिशिएंसी इंप्रूव कर पाए, ताकि हम अपनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भर पाए। फिर अगेन दिस इमेज डिपिक्ट्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग एंड हाउ इट रिजल्ट्स इन प्रॉफिट्स। फिर हमने लाया पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या कहता है कि ये कहता है अश्योरिटी, जिसमें गवर्नमेंट जाती है, गवर्नमेंट कहती है फार्मर से कि भाई तुम किसानी करो, तुम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोड्यूस करो, तो तुम्हारी उपज हो गई। अब तुम्हारे पास दिक्कत क्या है कि पहला कि तुम्हारे पास इसे स्टोर करने की जगह नहीं है। दूसरा, तुम इसे मार्केट में एक बार लेके गए तो तुम्हें यहाँ उसे किसी भी औने पौने दाम पे भी बेचना ही पड़ेगा, तुम उसे वापस घर नहीं ला सकते। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, टेंशन मत ले भाई, मैं हूँ, मैंने एक पीडीएस करके एक सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम क्या करेगा, तुमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज कौन से, एग्रीकल्चर वाले, तुमने कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाया, तुमने खाद्य उत्पाद बनाया, तो इसे तुम एक काम करो, मार्केट में बेच दो। अगर मार्केट में तुम्हें जो अवेलेबल प्राइस है, कि मान लीजिए कि एक चीज है जो 100 रुपए की बिकती है, लेकिन मार्केट में तुम्हें उसका 50 रुपए ही मिल रहा है, तो टेंशन मत लेना, मार्केट में मत बेचना, मेरे पास आ जाना, पीडीएस सिस्टम इसे 100 रुपए में खरीद लेगा। तो एक जो बेटर क्वालिटी ऑफ प्राइसिंग है, वो मिल जाती है फार्मर को, कि वो अश्योर्ड रहता है कि अगर ये मार्केट में नहीं बिका तो मैं पीडीएस में दे दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट तो मिलेगा मुझे, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो रहेगी। दूसरी चीज स्टोरेज की, कि ये जो पीडीएस सिस्टम है, ये जो भी सामान इसके पास आता है, ये तुरंत मार्केट में नहीं बेचता है, इसे स्टोर करके रखता है। क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा है। तो कई बार हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स खाने की चीजों को या जो इसेंशियल फूड आइटम्स है उन्हें होल्ड करके रखे, ताकि प्राइसेस बढ़े और तब मार्केट में उतारे। तो उस ऐसी सिचुएशंस ना हो, इसलिए, या फूड शॉर्टेज ना हो जाए कि किसी साल मान लीजिए कि मानसून नहीं आया, या जो खेती है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई किसी पेस्ट अटैक के कारण या किसी और ऐसी दुर्घटना के कारण, तो उस समय भी हमारे पास एडिक्वेट खाना रहे, जो हम मार्केट में सप्लाई कर सके, ताकि लोग भूखमरी से तो ना मरे। उसके लिए एक आता है पीडीएस सिस्टम। तो पीडीएस सिस्टम क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है मार्केट सरप्लस, या मार्केट में जो एक्सेस पैदावार हुई है उसे, और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एट नॉमिनल प्राइसेस। तो ये जो आप अपने मोहल्लों में जो राशन शॉप्स देखते होंगे, जहाँ 1 रुपए 2 रुपए किलो में अनाज बांटा जाता है लोगों को, वो अनाज आता है थ्रू पीडीएस सिस्टम से। बट पीडीएस सिस्टम इतने इफेक्टिव नहीं है इंडिया में, क्योंकि सरकारी काम है, तो आप अक्सर देखेंगे कि कितनी ही खाद्य उत्पाद या कितना ही फूड ग्रेड वेस्ट चला जाता है। क्यों? क्योंकि पीडीएस सिस्टम में उसे ध्यान से नहीं रखा गया। कभी पानी लग गया इसलिए खाना खराब हो गया, कभी चूहे आ गए इसलिए खाना खराब हो गया। तो वो चीजें भी चैलेंजेस है पीडीएस सिस्टम के साथ। और ब्लैक मार्केटिंग तो है ही, कि पीडीएस में हाई क्वालिटी का फूड ग्रेन खरीदा गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किसान से। बट यही हाई क्वालिटी का फूड ग्रेन आगे जनरल पब्लिक को सब्सिडाइज रेट पे ना बांटते हुए इसे प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया जाता है महंगे दामों में, और मार्केट से सस्ती क्वालिटी का गुड पीडीएस में खरीद के लाके आगे लोगों को बांटा जाता है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है पीडीएस के साथ, जो हमें पहले देखने को मिलती थी। फिर हम देख रहे हैं कि भाई पीडीएस रहेगा तो प्राइसेस जो है फूड ग्रेन्स के वो कंट्रोल में रहेंगे, शॉर्टेज का हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फिर रिस्क तो हमने देख लिया कि भैया एक मेजर रिस्क जो है ये है कि आप बात कर रहे हो कि सर आपको एचवाईवी क्वालिटी के सीड्स लाने हैं। सीड से काम होगा क्या? नहीं। सीड के साथ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर भी चाहिए, पानी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए। तो ये सारी चीजें छोटा फार्मर कहाँ से करेगा? उसके पास अपनी दाल रोटी का इंतजाम नहीं है, तो आप कह रहे हो कि वो इतना पैसा कहीं से लोन लाए, किसानी में लगाए, फिर खेती बाड़ी में लगाए, और फिर जब वो एक पूरा क्रॉपिंग साइकिल 3-6 महीने का खत्म होगा, उसके बाद उसका फूड ग्रेन आएगा, और उसकी भी उसे गारंटी नहीं है कि उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं।
ये रिस्की काम है, इसमें क्या कोई छोटा फार्मर पैसा डालेगा? नहीं। ये सारी चीजें किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी? बिग फार्मर का के लिए, कि जिसके पास पैसा है वो इन चीजों का ज्यादा बेनिफिट ले पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है कि कैसे ये चीज थोड़ी अपसर्ट है, कि जो फायदे आप छोटे किसानों तक पहुंचाना चाह रहे हो, वो असल में बड़े किसान जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो उसके लाभार्थी बन रहे हैं, और छोटे किसानों को उसका उतना फायदा नहीं मिल रहा है। वो चीज यहाँ पे दी गई है। साथ में अब फार्मर को लोन्स चाहिए होंगे इन चीजों के लिए। जो स्मॉल फार्मर है उन्हें वेरियस इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स या नाबार्ड या बहुत से कोऑपरेटिव सोसाइटी कम इंटरेस्ट पे और बेटर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ सस्ता लोन देने का भी काम करती है। अब ये जो लोन वाली प्रॉब्लम है फाइनेंसिंग की, ये हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, दैट इज रूरल डेवलप। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ टुवर्ड्स पेस्ट की। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है किसानी में, कि किसान का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो खराब हो सकता है पेस्ट के कारण। क्यों? कि अगर कोई कीड़े मकोड़े आपकी फसल में लग गया तो वो फसल फेल हो जाएगी। तो उसके लिए आप गवर्नमेंट ने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाने शुरू किए, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपके गांव में कुछ एग्रीकल्चर स्कूल्स होते हैं। तो एग्रीकल्चर स्कूल्स का क्या काम होता है? वो किसानों को एजुकेट करें कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको कौन से ग्रेड का फर्टिलाइजर यूज करना है, कितनी फसल में कितना फर्टिलाइजर डालना है, क्या यूरिया यूज करना है या नहीं, और किस तरीके के सीड यूज करना है, पानी कैसे देना है। तो ये सारे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है, ये सारी चीजें किसानों को बताने का काम करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती है जगह जगह पे। फिर ये हमने सब्सिडरी के पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, कि कैसे ये चीजें गवर्नमेंट पहले तो सब्सिडरी देना और इन चीजों पे खर्चा करना एक फाइनेंशियल बर्डन है। दूसरा, कि कैसे इसका बेनिफिट हो सकता है कि जो बड़े फार्मर्स हैं वो ज्यादा उठाए बजाय छोटे फार्मर्स के कारण, जिससे इनकम इनक्वालिटी कम करना हमारा उद्देश्य है। तो वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि सब्सिडरीज देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये छोटे फार्मर को बेनिफिट करेगी। कुछ लोग मानते हैं सब्सिडरीज नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका फायदा ज्यादा बड़े फार्मर को रहा है। बट सिंस वी आर मोर ऑफ अ सोशलिस्टिक कंट्री, की जहाँ हम चाहते हैं कि गरीब लोगों को भी ज्यादा लाभ मिले, इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडरीज देना कंटिन्यू करती है, उन्हें बंद तो नहीं कर रही। वो चीज यहाँ दी गई है। एंड देन ओवरऑल यहाँ पे दिया गया है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, हम फूड सिक्योरिटी अचीव कर पाए। हमारी जो रफली 65% ऑफ पॉपुलेशन थी जो एग्रीकल्चर पे डेवलप डिपेंडेंट थी, उन्हें रोजगार मिले। अब एक मेजर यहाँ पे आप देखेंगे कि 67.5% पॉपुलेशन बिटवीन 1950 और टू 64.9% पॉपुलेशन टिल ईयर 1990 ये डिपेंडेंट रही एग्रीकल्चर पे। क्यों? क्योंकि इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था नहीं, तो उन्हें वहां जॉब्स नहीं मिल रही थी, और सर्विस सेक्टर में भी आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो इन्हें वहां भी अब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा था। तो जिसे कोई काम नहीं मिल रहा है, ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना सर्विस सेक्टर में, तो वो सीधा खेती किसानी पे आ जाता था। पे एक प्रॉब्लम होती थी जिसे हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि जहाँ पे एक काम करने के लिए 3 लोग लग रहे थे, वहीं पे उसी काम के लिए आपने 5 लोगों को लगा दिया है। लेकिन काम तो 3 लोगों में हो सकता था, ये 2 लोग जो आपको एम्प्लॉयड दिख रहे हैं बट वो एम्प्लॉयड है नहीं, उसे हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी एक समस्या आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगी। फिर प्राइसिंग एज अ सिग्नल, ये क्या कहता है? सिंपल चीज जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए होगे, कि प्राइस डिटरमाइन करता है मार्केट डिमांड और सप्लाई के थ्रू। तो अगर कोई चीज रेयर है तो उसकी डिमांड हाई होगी, सप्लाई कम होगा, एज अ रिजल्ट उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। बट क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है, तो उसके कारण जो हाई प्राइस है वो भी कम हो जाता है। तो ऐसे इंसेंटिव्स के कारण हो सकता है कि जो मार्केट प्राइस है वो एक ट्रू रिफ्लेक्शन ना दे उस कमोडिटी का, कि वो कितनी अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में या नहीं। और इसका एक दूसरा डाउन साइड ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो फिर आप उसे मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल, अगर पेट्रोल सस्ता होता है 50-60 रुपए लीटर, तो आप बेधड़क दिन में 10 बार हर जगह जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और गाड़ी ऐसे ही बात करते हुए भी चालू करके रख रहे हैं। बट अभी पेट्रोल 110 120 जैसे हाई रेट्स पे टच कर रहा है।
आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि अगर पास की दुकान में जाना है तो गाड़ी नहीं यूज करनी है, या सिग्नल पे गाड़ी टर्न ऑफ कर। तो वो एक वेस्टफुल चीजें ना हो रिसोर्सेस के साथ, तो वो चीज गड़बड़ा सकती है अगर आप सब्सिडी भी देके प्राइस कम करने की कोशिश करते हैं। वो ही चीज यहाँ पे आपको दी गई है। फिर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर सेकंड सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाँ जी, तो हम आ गए हैं अपनी एक शॉर्ट ब्रेक से वापस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद फुल एनर्जी, दैट इज आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे ग्रो करने में हेल्प की। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम चाहते थे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में डेवलप हो, क्यों हो? ताकि लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। तो जो हमारा आने वाला 5 ईयर प्लान था, हमने फोकस किया ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हमें कहीं बेनिफिट देखने को मिला, कहाँ का? पहली चीज जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, दैट इज नेमली योर कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज, वो सेटअप की गई। साथ ही साथ में आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री सेटअप की गई जमशेदपुर में और कोलकाता में। अब एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए, कि टाटा आयरन एंड स्टील किसको किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और एक और चीज जो हमने पढ़ी थी एविएशन के बारे में 1907 में, वो क्या हुआ था? उस चीज के बारे में भी जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे याद रहे कि आपको ध्यान है कि हम प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, कि भैया प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या था। कि पहली चीज तो हम अभी अभी आजाद हुए, हमारे यहाँ कैपिटल गुड बनाने की भी क्षमता नहीं है। तो जो भी बनाएगा, कौन बनाएगा? पब्लिक सेक्टर। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को क्या चैलेंजेस आ रहे थे? दो चैलेंजेस थे, वो समझते हैं। पहला है कि प्राइवेट सेक्टर के पास भैया पैसा नहीं था, कैपिटल नहीं थी, पूंजी नहीं थी, कि वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर पाए जिससे वो लोगों को रोजगार दे पाए। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी। और दूसरी चीज ये थी कि अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज बना भी लेता, तो वो बेचता किसे? क्योंकि मार्केट नहीं था, लोग गरीबी में जी रहे थे, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं थी कि वो चीजें खरीद सके। जैसे आज की डेट पे आप देखेंगे, आपको चाय वाले के पास भी एक आईफोन मिल जाएगा। उसमें कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है कि कोई आदमी जो महीने का 30-40 हजार रुपए कमा रहा है, वो एक आईफोन जो कि 1-1.5 लाख रुपए का आता है, वो खरीद लेता है, विच इज अ बैड फाइनेंशियल डिसीजन। बट अब देख रहे हैं कि उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, कि वो पैसा खर्च करने को तैयार है। बट उस टाइम पे हमारे पास फूड सिक्योरिटी भी नहीं थी, लोगों के पास काम धंधा नहीं था, लोग मेजरली एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। उनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो क्या आपको लगता है वो कुछ मार्केट से कोई चीज खरीद के लाएंगे? नहीं, वो हर चीज बचा के चलेंगे। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की जनरेशन में देखेंगे, जो हमेशा कहती है कि बचत किया करो। तो हमने प्रॉब्लम्स क्या समझी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कि अगर मैं उस टाइम पीरियड में 1950s में इंडिया में होता, मेरे पास पहली चीज इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा नहीं है, दूसरी चीज उसका मार्केट डेवलप नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि उसके सोल्यूशंस क्या क्या है। तो वो सोल्यूशंस आए गवर्नमेंट के रूल्स के थ्रू, जहाँ पे गवर्नमेंट ने पहली चीज ये की कि भैया टेंशन मत लो, अगर कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आएगी, स्टेप इन करेगी, और वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू करेगी। तो अब हम आगे चलते हैं कि हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने क्या क्या चेंजेस लाने शुरू किए। पहली चीज हम चाह रहे थे कि ट्रांजिशन हो, इससे कि प्राइवेट सेक्टर को बड़ा होने का मौका दिया जाए। तो उसके लिए हम लाए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसे हम आईपीआर 1956 भी कहते हैं। ये आईपीआर 1956 क्या करता था? ये आईपीआर 1956 जो है, ये कंपनीज को बढ़ावा देना चाहता था, या कॉर्पोरेशंस को बढ़ावा देना चाहता था। इसलिए कॉर्पोरेशंस को बांट देता है 3 कैटेगरी में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ये जो कैटेगरी 1 है, इसमें वो इंडस्ट्रीज आती थी, या वो सेक्टर्स आते थे विच आर एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर यानी गवर्नमेंट, कि जिनमें जो भी होगा सब कुछ गवर्नमेंट करेगी। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, कि आप खुद की एटॉमिक एनर्जी की फैक्ट्री नहीं लगा सकते, वहाँ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट या रिसर्च होना है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। या डिफेंस सेक्टर, आप खुद की अपनी ऑर्डिनेंस क्या कहते हैं,
गन्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या इस तरीके की खुद की प्राइवेट आर्मी खड़ी नहीं कर सकते। वो सेक्टर हेवीली रेगुलेटेड रहता है गवर्नमेंट से, कि इसमें सिर्फ एक प्लेयर होगा, दैट इज गवर्नमेंट। दूसरा है दैट इज कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 जो कि है दूसरी सर्विस है, कि जहाँ पे गवर्नमेंट है, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी है, कि जहाँ दोनों असमंजस में मिल के साथ में काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कैटेगरी 2। जैसे कि हॉस्पिटल, आपके पास आज हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, और वहीं पे आपके पास खर्च करने को पैसा है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स भी है जो एक 5 स्टार होटल की तरह भी दिखता है। आपके पास वो चॉइस भी है। सेम चीज स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट रन स्कूल्स भी है। एंड कैटेगरी 3 जो कि है कैटेगरी 1 का पोलर अपोजिट, कि कैटेगरी 1 में जहाँ वो सेक्टर था जिसे सिर्फ गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही थी, कैटेगरी 3 में वो सेक्टर्स आएंगे जहाँ सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स डोमिनेट करेंगे। जैसे कि जो हाई एंड लग्जरी कार्स हो गई, तो भाई एक आम आदमी को कोई हाई एंड लग्जरी कार की आवश्यकता है क्या, नीड है क्या? नहीं, एस्पिरेशन हो सकती है, नीड नहीं हो सकती। तो उस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करने दीजिए, वहां गवर्नमेंट हाथ नहीं डालती है। उसे हम कहते हैं कैटेगरी 3। अब इस कैटेगराइजेशन का फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट फोकस कर पाएगी कि उसे कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा काम करना है, कौन सी इंडस्ट्रीज को किस सेक्टर में लाना है, और कैसे धीरे धीरे कैटेगरी 1 से कुछ आइटम्स को मूव करना है कैटेगरी 2 की ओर। तो वो चीज हम समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सेकेंड 5 ईयर प्लान लाया सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के थ्रू, जिसमें 3 सेक्टर्स बनाए गए। यहाँ पे उन्हीं सेक्टर्स के बारे में आपको डिटेल्स दी गई है। अब हम बात करते हैं इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या, अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम कैसे आ रहा था, या गवर्नमेंट ये सेक्टरल ब्रेकडाउन कैसे क्रिएट कर पा रही थी। पहला है लाइसेंसिंग, कि कुछ सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर से बचा के रखने के लिए, या कुछ सेक्टर्स में ये इंश्योर करने के लिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स ही हो, गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया लाइसेंस देना। लाइसेंस देना यानी क्या? जैसे मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आप गाड़ी चला सकते हैं, कोई भी गाड़ी चला सकता है जिसके पास गाड़ी है। पर क्या लीगली वो वैलिड है? नहीं। लीगली गाड़ी वही चला सकता है जिसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग का सिस्टम लाया, कि अगर आपको एक इंडस्ट्री डालनी है तो आप वो इंडस्ट्री उस सेक्टर में तभी डाल पाओगे जब आपके पास वो लाइसेंस है, यानी गवर्नमेंट अप्रूवल है, यानी गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है कि हाँ भैया आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो लाइसेंसिंग का सिस्टम लाया गया। दूसरी चीज है बेनिफिट्स दिए गए। बेनिफिट्स किसको? प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को। आप जाओ, जो गांव है, रूरल एरियाज है, जो अनडेवलप्ड एरियाज है, या जो सेक्टर्स है जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, जिनमें वाकई डेवलपमेंट की जरूरत है, आप उन सेक्टर्स में या उन बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करो, तो हम आपको टैक्स कंसेशन देंगे, बेनिफिट्स देंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज लगती है, वो अक्सर कहीं दूर दराज गाँवों में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उसके लिए कई बेनिफिट्स मिलते हैं उन इंडस्ट्री को, फॉर सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स। और इससे फायदा क्या होता है? अगर आप कोई फैक्ट्री किसी रूरल एरिया में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे उनकी इनकम बेटर होती है। इनकम बेटर होने के कारण उनके चॉइसेस बेटर मिलते हैं उन्हें लाइफ स्टाइल में, कि वो बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन अफोर्ड कर पाए, जिसके कारण वो ऑन फ्यूचर ज्यादा कमा पाए, जिसके कारण इनकम बढ़ेगी, उसके कारण उनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जिससे रीजनल इनइक्विटी कम होगी और एक रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी शहरों और गांवों के बीच में। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे सेम चीज कही जा रही है कि भाई गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि आप डाइवर्सिफाई करें, कि आप एक लिमिटेड गुड या सर्विसेज ना प्रोड्यूस करते रहे, आप अलग अलग तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होता है कंज्यूमर को। कैसे? कि कंज्यूमर को हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है जब मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स हो, जिसके कारण कंपटीशन होता है, और कंपटीशन से इनोवेशन होता है। दूसरी चीज, उसे अफोर्डेबल प्राइसिंग पे गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। और इनोवेशन का पॉइंट तो हम जानते ही हैं। फिर बात करते हैं स्मॉल स्केल की, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जिन्हें हम एमएसएमई या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं, उनके लिए भी बॉडीज बने, जैसे कार्वी कमेटी, जो डिटरमाइन करती थी कि कौन सी इंडस्ट्री एमएसएमई है डिपेंडिंग अपॉन इट्स इन्वेस्टमेंट। पहले ये लिमिट थी 5 लाख की, अभी ऑन प्रेजेंट डेट ये लिमिट है 1 लाख की, एज पर योर बुक। ये क्या इंश्योर करती थी? कि ये उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देखे जो इस इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर अपने धंधे में पैसा लगा रही है, जिनका धंधा लेबर इंटेंसिव है, कि जिसमें मशीनें कम, लोग ज्यादा काम कर रहे हैं।
ताकि ये उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रही है। ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्हें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ दिया जा सकते, और एट द सेम टाइम इन्हें एक फंडिंग बेटर तरीके से प्रोवाइड कर पाए, ताकि एमएसएमईज फ्लरिश हो सके इंडिया में। तो ऐसी कमिटीज भी बनाई गई इंडिया में। उसके बाद हम देख रहे हैं ट्रेड पॉलिसी की। भैया हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी हो गई, कि हमें दुनिया से ना लेना है ना कुछ दुनिया को देना है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो हमने ट्रेड पॉलिसीज में बदलाव लाने शुरू किए गए। अब ट्रेड पॉलिसी को मैं कंट्रोल दो तरीके से कर सकता हूँ, दो सामने वाले के साथ ट्रांजेक्शन्स को। पहला है कि मैं टैरिफ लगा दूं। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज नथिंग बट टैक्स। कि अगर कोई गुड इंडिया में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है, तो मुझे उसे इंडिया में लाना कम करना है। तो मैं क्या करूंगा? वो गुड चाइना से बन के आ रहा है 100 रुपए का, मैं उस पर 100% टैरिफ लगा देता हूँ। तो वो गुड जब से इंडियन मार्केट में आता है, वो 200 का हो जाता है। तो क्या कोई इंडियन पर्सन उसे महंगे में खरीदना चाहेगा? नहीं। तो ऑटोमेटिकली वहां पे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं, और वो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कम होना शुरू हो जाता है। पहला तरीका है टैक्सेस का, जिससे हम प्राइजेस मैनिपुलेट करते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? टैरिफ। दूसरा है कोटास। कोटास क्या होता है? क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। कि बजाय किसी गुड का प्राइस मार्केट में बढ़ाने के, मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि भैया अच्छा तुम चाइना से गुड ला रहे हो, ले आओ, लेकिन 100 यूनिट के ऊपर नहीं लाना। तो मैंने यहाँ पे प्राइस तो नहीं बढ़ाया, लेकिन मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसे हम कहते हैं कोटा रिस्ट्रिक्शंस। तो रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाए जा सकते हैं? टैरिफ से, जो प्राइसेस को इम्पेक्ट करते हैं, और कोटा रिस्ट्रिक्शंस जो क्वांटिटी को इफेक्ट करते हैं। दैट इज द सेम थिंग दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर। फिर हम थोड़ा सा और आगे नीचे चलते हैं, और हम बात करते हैं कि भाई इसका पर्पस क्या था। ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इस समय नई नहीं है, तो इन्हें बचाया जा सके विदेशी कंपटीशन के अगेंस्ट, ताकि फॉरेन कंट्रीज आके या फॉरेन कंपनीज आके इंडियन मार्केट्स को कैप्चर ना कर पाए। इसलिए हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए ये प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे दे रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिगेन went on import of luxury goods if no restrictions were placed on import, nor was any serious thought was given to promote export until mid 1980s। ये दो चीजें कह रहा है कि भैया, पहली चीज कि जो लग्जरी गुड्स है, आप उनके स्पेंडिंग पे रिस्ट्रिक्शन, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो ये पॉइंट दो चीजों की बात कर रहा था, कि पहली कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे इम्पोर्ट्स पे, तो हो सकता है कि इंडिया में जो लोग हैं वो नेसेसरी गुड्स की जगह जो बहुत ही हाई एंड लग्जरी गुड्स हैं उन्हें इम्पोर्ट करना चालू कर दे। इसके कारण जो अननेसेसरी इम्पोर्ट्स है वो उनको बढ़ावा मिले। दूसरी चीज जो ये पॉइंट कह रहा था वो ये है कि भाई आप सामने वाले को अपनी इकोनॉमी में एंटर करने नहीं दे रहे हो, आप इम्पोर्ट्स नहीं करने दे रहे हो, तो सामने वाला आपको अपनी इकोनॉमी में क्यों आने देगा? सामने वाला आपके एक्सपोर्ट्स को क्यों खरीदेगा? तो वो दो प्रॉब्लम्स हमने देखी, कि भैया हम इम्पोर्ट को तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट हम एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे कि भाई इंडियन इकोनॉमी में बाहर से भी तो पैसा आना चाहिए। तो अब हम आगे चल रहे हैं विथ द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया जीडीपी तो ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का फ्रॉम 13% इन 1950-51 टू 24.6% इन 1990। फिर हम देख रहे हैं कि 6% के एनुअल ग्रोथ रेट से इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा। साथ ही साथ बहुत सी इंडस्ट्रीज बनी बियॉन्ड जूट एंड कॉटन इंडस्ट्रीज, और डाइवर्सिफिकेशन हुआ 1990s में लार्जली। फिर एक इन्फोग्राफिक यहाँ पे आपको दिया गया है, कि जिसमें दिखाया गया है कि 1950-51 और 1990-91 इन दोनों टाइम पीरियड्स में किन सेक्टर्स का कितना योगदान था, कि कितनी हमारी जीडीपी में या नेशनल इनकम में, और वो उसमें क्या बदलाव आया साल दर साल। तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले 59% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, वो सिमट के 34.9% पे रह गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे हम चाहते थे कि जो बहुत ग्रो हो, वो ज्यादा ग्रो नहीं हुआ, वो 13% से 24.6% पे ग्रो हुआ, जो कि ठीक है बट बहुत बेहतरीन नहीं है। और जो सर्विस सेक्टर है वो सरप्राइजिंगली 28% से 40.5% ग्रो हुआ। कि हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर ज्यादा प्रिडोमिनेटली ग्रो हुआ इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रीज। इसलिए आप देखेंगे कि टुडे इंडिया इज अ वेरी सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी, की दुनिया भर की जितनी सर्विसेज है, चाहे वो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी हो,
बिजनेस प्रोसेस है, आउटसोर्सिंग हो या कॉल सेंटर्स हो, वो सारे सर्विस बेस्ड जॉब्स इंडिया में ज़्यादा स्टेब्लिश्ड। फिर हम देख रहे हैं कि भैया जो आपने प्राइवेट सिस्टम लाया, जो आपने लाइसेंसिंग सिस्टम लाया, इस सब के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान रहे? कि पहली चीज़ की पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर अपॉर्च्युनिटी देता था उन लोगों को कि जिनके पास कैपिटल नहीं है, वो भी बिज़नेस में आ सके और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके, और प्रोटेक्ट करता था डोमेस्टिक प्लेयर को अगेंस्ट फॉरेन प्लेयर्स थ्रू वेरियस सिस्टम्स, थ्रू टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, कोटा रिस्ट्रिक्शंस और लाइसेंस परमिट्स के कारण, कि भैया आपको इंडस्ट्री डालनी है इंडिया में तो आपको लाइसेंस चाहिए, और गवर्नमेंट कह रही है कि आप इंडस्ट्री डालनी है बेफिक्र डालो लेकिन लाइसेंस ले लो। और आप लाइसेंस लेने जा रहे हो तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। वो चीज़ जो है उसे हम कहते हैं लाइसेंस राज सिस्टम। इसके क्या फायदे नुकसान थे वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज हमने देखी कि कई स्टेट एंटरप्राइजेस थी, जिनके कारण कई बार ऐसा होता था कि कुछ सेक्टर्स में मोनोपोली क्रिएट होने लगी। जैसे कि एन एग्जांपल इज टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज में क्या हुआ कि सबसे पहले टेलीकॉम में पैसा बहुत लगता है, तो सिर्फ गवर्नमेंट थी जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अलाउ किया प्राइवेट प्लेयर्स को, तो टेलीकॉम सर्विस बहुत बूम हुआ। जैसे कि आज की डेट पे आपके पास तीन चार ही मेजर प्लेयर्स है, BSNL, एयरटेल, जियो, VI। बट एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया में रफली 16+ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे, फ्रॉम वर्जिन टू डोकोमो टू यू नेम इट। मतलब छोटे छोटे स्क्रैच कार्ड्स आते होंगे अगर आपको याद हो, तो फिर उसके थ्रू आप स्क्रैच करके रिचार्ज करते थे 19 रुपए का एंड सो ऑन। तो मल्टीपल सिम कंपनीज थी जो टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में फ्लरिश हुई। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने इंकरेज किया उन सेक्टर्स में आने के लिए। फिर स्टेब्लिशमेंट हुई नई मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का। फिर जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता था उसे गवर्नमेंट खुद भी मैन्युफैक्चर करके देती थी, इवन इफ उसे लॉस हो, ताकि एक मार्केट तो डेवलप हो पाए। फिर आगे हम पढ़ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट मैन्युफैक्चर ब्रेड। ये सेम चीज़ एग्जांपल में दी गई है यहाँ पे, कि जो चीज़ अगर प्राइवेट सेक्टर केपेबल नहीं है तो उसे पब्लिक सेक्टर दे देगा। अब हम कुछ क्रिटिसिजम्स पे जाते हैं। जैसे कि पहली चीज़ तो ये है कि कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जो पब्लिक सेक्टर मैनेज कर रहा है लेकिन वो उसे उतना इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो वेलफेयर की ओर जाता है, जिसके कारण वो कॉस्ट कटिंग नहीं करता और प्रॉफिट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये सेक्टर ज़्यादा बेटर वेल मैनेज रहेगी अगर ये हैंड ओवर कर दिया जाए प्राइवेट एंटिटीज को। उस बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर ये चीज़ ये भी दिखाती है कि इंडिया की वेल्थ ड्रेन हो सकती है इस कारण, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अगर हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर देने लग जाए। फिर प्राइवेट परमिट राज सिस्टम, कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है उसके लिए आपको चाहिए परमिट। परमिट लेने जाओगे वहां पे गवर्नमेंट आपको परमिट देगी नहीं। तो इस सिस्टम में दिक्कत क्या आती थी कि पहली चीज ये डिस्करेज करता था नए प्राइवेट प्लेयर्स को इंडस्ट्री सेटअप करने में। क्यों? क्योंकि या तो पहली चीज गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है वो आपको लाइसेंसेस नहीं दे रहे हैं, वो प्रोसेस बहुत लंबा और हेडेक भरा है। और दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स है मार्केट में, वही सारे लाइसेंसेस कैप्चर करके बैठे हैं ताकि कोई नया प्लेयर मार्केट में ना आ पाए। अब ऐसा होगा तो कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कम होगा, प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे और कंपटीशन कम है तो क्या कोई इनोवेट करेगा? नहीं। एज अ रीजन कंज्यूमर का लॉस होगा। तो उस बारे में यहाँ पे चीजें दी गई है। और वही चीज ये भी है कि साथ ही साथ में आपको फॉरेन इंपोर्ट से भी खतरा नहीं है, कि भाई डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को हमारी गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करते हुए चल रही है, तो वहां से भी कोई नया प्लेयर इंडिया में आ जाए उसका भी आपको टेंशन नहीं है। तो जिसके कारण जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया अबाउट क्वालिटी, प्राइस एंड इनोवेशन, में आपको नुकसान देखने को मिला, और वही चीज यहाँ पे आपको दी गई है। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और कंक्लूड करते हैं हमारे इस चैप्टर को, कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो 5 मिनट्स, लेट अस कंक्लूड। हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा बिटवीन 1950 टू 1990s। हमने पढ़ा कि 5 ईयर प्लान्स आए। 5 ईयर प्लान्स के 4 मेजर पिलर्स व ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। उसके बाद हमने पढ़ा कि पहला 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर पे आया, जिसमें हमने मेजर डेवलपमेंट्स देखे इन टर्म्स ऑफ अबॉलिशमेंट ऑफ लैंड होल्डिंग्स और
लाइन टू टीलर का सिस्टम आया। दूसरी चीज हमने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश होते हुए देखा। हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग पे बहुत सी बात की, जैसे HYV सीड्स एंड सो ऑन। फिर हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स देखे, जहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना शुरू किया गवर्नमेंट ने। हमने देखा कि कॉटन जूट में हम सक्सेसफुल रहे, फिर हम बाकी इंडस्ट्रीज में भी एक्सपांड हुए। साथ ही साथ हम देख रहे थे कि किस तरीके से डोमेस्टिक प्लेयर को प्रोटेक्ट किया गया और इंसेंटिवाइज किया गया कि वो इंडस्ट्रीज डाले, और सोशल सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो हुआ। फिर हम देख रहे हैं आगे 3rd ईयर 5 प्लान्स के थ्रू, जहाँ पे हमने सस्टेनेबली फोकस करना शुरू किया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एजुकेशन पे। और 4th ईयर प्लान, जहाँ पे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की, सोशल सेक्टर्स की बात की। हाँ, अब हमने कंटिन्यूटी बात की है, नॉट फ्रॉम प्लान टू प्लान परस्पेक्टिव। हमने की हर प्लान के कॉन्स्टेंट पिलर्स देखे हैं, वो 4: ग्रोथ, सेल्फ सफिशिएंसी, मॉडर्नाइजेशन, और चौथा कौन सा है वो आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो हम उन पिलर्स को लेते हुए आगे बढ़े। फिर हमने सेक्टर्स की बात की, एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज में क्या डेवलपमेंट, और यहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी थ्रू मल्टीपल 5 ईयर प्लान्स, वो चीज़ दी गई है। फिर हमने देखा कि हमने कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को बांटा, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। और फाइनली एग्रीकल्चरल सेक्टर को हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की ताकि हमारे पास फूड सिक्योरिटी रहे। अब इसमें चैलेंजेस क्या है? पहला, लाइसेंस राज सिस्टम की इंडस्ट्रीज में जब लाइसेंस होल्ड करने शुरू हुए तो उसके कारण प्राइवेट सेक्टर एक तरीके से डिसइंसेंटिवाइज हुआ, कि करप्शन बढ़ रहा था, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसी को लाइसेंस देते जिसके पास घूसखोरी होती, या जो बड़े प्लेयर्स है प्राइवेट प्लेयर्स, वो नए मार्केट में नए प्राइवेट प्लेयर्स को घुसने नहीं देते। दूसरी चीज़ प्रोटेक्शनिज्म, कि हम जो हमारा प्राइवेट प्लेयर है उसे फॉरेन कंपनी से प्रोटेक्ट कर रहे थे, बचा के चल रहे थे। और कुछ सेक्टर ऐसे थे जिनमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही था, प्राइवेट को अनुमति नहीं थी, जिसके कारण वेस्टेज या जो हमारी नेशन की वेल्थ है वो थोड़ी ड्रेन होते हुए हमने देखी। फिर हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही इनफेक्टिव रहा, क्योंकि वो वेलफेयर चाहता था ना कि प्रॉफिट, जिसके कारण वो इनोवेशन पे ध्यान नहीं देता था। और हमारे इनवर्ट ओरिएंटेशन का कारण कि भाई आप दुनिया से ट्रेड नहीं कर रहे हो तो दुनिया भी आपसे ट्रेड क्यों ही करेगी। इसके कारण हमारी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में बहुत इम्बैलेंस रहा, जिसके कारण हमें एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ा इन दी ईयर 1990s। और मजबूरन हम एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाते हैं और इंडिया अपने दरवाजे खोलता है ताकि दुनिया के साथ वो ट्रेड कर पाए। जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990s, जो कि हमारा अगला वीडियो रहेगा। तो मेरा नाम है यश गायकवाड़, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो डू लाइक इट, do share it with your friends, and don't forget to subscribe to this channel for more such informative videos। और इस चैनल पे कंपनी लॉ रिलेटेड और अदर लॉ रिलेटेड भी कुछ वीडियोस हम यहाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी कंपनी लॉ के रिलेटेड बेसिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, जो आपको 11th-12th में तो हेल्प करेगा ही, बट साथ ही साथ आपकी फ्यूचर एकेडमिक जर्नी में भी आपको हेल्प करेगा। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दोस प्लेलिस्ट टू। Until then, bye bye and thank you।